रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेलापुर गांव में जानकी नाम की औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका बड़ा बेटा देव जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं छोटा बेटा अनुज जो बहुत कमजोर था। एक दिन अनुज सड़क पर गिल्ली डंडा खेल रहा होता है कि तभी बड़ा भाई देव वहां आ जाता है। तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम घर में रहकर पढ़ाई करना, लेकिन तुम यहाँ मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर गिल्ली डंडा खेल रहे हो। अरे 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 भैया, अरे भैया कान छोड़ो, अरे भैया दर्द हो रहा है। अरे 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 दोस्तों के सामने बेइज्जती क्यों कर रहे हो? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, लेकिन तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आज तक कभी मैंने तुम्हें किताब लेकर खुद से पढ़ते तक नहीं देखा। हमेशा तुम्हारे सर पर डंडा लेकर खड़ा रहना पड़ता है। आज के बाद मैं रोज पढ़ाई करूंगा। अब तो मेरा कान छोड़ दो। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अपने गिल्ली डंडे की कसम भैया। और अब छोड़िए ना मेरा कान। आइए, दर्द हो रहा है भैया, छोड़ दो। सब मुझ पे हंस रहे हैं। ये सब देखकर वहां पर खड़े हुए बच्चे अनुज पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर देव अनुज का कान छोड़ देता है और उसे लेकर घर चला जाता है। माँ परीक्षा आने वाली है, कहिए इससे कि पढ़ ले और ध्यान दे, बल्कि पूरा दिन ये मोहल्ले में घूमता रहता है, वो सब चीजें छोड़ दे। बेटा अब मैं क्या ही बोलूं, मैं तो खुद ही इसके खेल कूद से परेशान हूँ। जब भी इसको पढ़ने के लिए बोलो उस टाइम इसे भूख प्यास सब लग जाती है। ठीक है माँ, तो फिर अब जब तक छोटे भाई साहब 2 घंटे पढ़ नहीं लेते तब तक इन्हें कुछ भी खाने को मत देना। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। तू इससे बड़ा है, तुझे अच्छे से पता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मेरे भाई साहब, मुझे तो अभी से भूख लगी है। मैं 2 घंटे भूख कैसे रोकूंगा? वैसे ही जैसे खेलने के समय रोक लेते हो। अब कोई बहस नहीं हो जाए, हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठो, मैं भी खा कर आता हूँ। अनुज अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। अनुज की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उससे जुबान लड़ा सके या फिर उसकी कही कोई बात को टाल सके। ऐसे ही एक दिन अनुज बैठकर पढ़ रहा होता है कि तभी देव अपनी किताब लेकर वहां आता है। अब किया ना तुमने मेरी पसंद का काम। ऐसे ही रोज बिना कहे पढ़ने के लिए बैठ जाया करो, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। जी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पढ़ने को बोला है और तुम चित्रकारी कर रहे हो। अरे पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझे देखो पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ मैं। मन तो कर जाए बोल दो कि किताब लेके पूरे दिन बैठने का क्या फायदा। पिछले 4 साल से तो फेरी होते आ रहे हो। क्या हुआ, मुझे मारने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा, जो ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो? बोलना है क्या कुछ तुम्हें? नहीं भाई साहब। अनुज जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई के 2 घंटे पूरे करके वहां से भाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, भाई साहब जब देखो पढ़ाई 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 करते रहते हैं। आखिर मिलता क्या है उनको पढ़ाई करके? देखो मेरी बात मानो, उनकी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बात जाकर अपने भाई को बोल दे कि तेरा पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ खेलने का मन करता है। अब मुझे पढ़ने को मत बोलो। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? अरे भाई साहब को ऐसा बोलकर अपनी जान गंवानी है क्या मुझे? अरे आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जब देखो तब पिताजी से ना ज्यादा भाई साहब की धमकी देती रहती हो। धमकी नहीं दे रही हूँ, कहे तो मैं बुलाकर बोल दूँ। नहीं नहीं माँ, मैं तो मजाक कर जाऊँ। मुझे खाना दो, भूख के मारे ना मेरी जान निकल रही है। अनुज खाना खाकर अपने भाई को देखने के लिए कमरे में जाता है और उसे सोता देखकर बहुत खुश हो जाता है और खेलने के लिए घर से निकल जाता है। अनुज का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वहीं देव पूरे दिन बैठकर पढ़ाई किया करता था। अपने छोटे भाई को सारा समय खेल कूद में बर्बाद करता देख देव को बहुत गुस्सा आता था और वो अनुज को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अनुज की परीक्षा नजदीक आ रही थी, फिर भी वो खेलने कूदने से ध्यान ही नहीं हटा रहा था। एक दिन देव का सब्र टूट जाता है और अनुज जैसे ही खेल कूद कर घर आता है, वो अनुज को सुनाते हुए कहता है, अगर छोटे भाई साहब का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इन्हें दादाजी के पास छोड़ दिया जाए, वहीं पर ये गिल्ली डंडा खेलेंगे। मैं तो नहीं देख सकता भैया ऐसे कि छोटे भाई साहब बिगड़ रहे हैं। भाई साहब थोड़ी देर के लिए ना तो खेलने गया था। तुम क्या सोचते हो कि खेल कूद कर अपना जीवन सुधार लोगे या परीक्षा में पास हो जाओगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी भूल है। बाकी परीक्षा के बाद ही पता चल जाएगा कि तुम कितने लायक हो।
आज तो बहुत बेइज्जती हो गई। अब तो मैं पढ़ाई करूँगा, खेलूँगा भी नहीं। अनुज अपनी पढ़ाई का पूरा टाइम टेबल सेट कर लेता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता और खेलने कूदने में बिजी हो जाता है। ऐसे ही परीक्षा का समय पास आ जाता है और अनुज जैसे तैसे करके परीक्षा दे आता है। कुछ दिन बाद जब परीक्षा का परिणाम आता है तो क्या होता है कि अनुज तो प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, वहीं देव फिर से फेल हो जाता है, जिस पर अनुज अपने मन में सोचता है, मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, खुद तो 2 साल से एक ही क्लास में है, दिन भर किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन पास तो होते नहीं है। अब मुझे खेलने से भी रोक रहे हैं। पास होने के बाद अनुज के अंदर घमंड आ जाता है। धीरे धीरे अनुज 8वीं कक्षा में पहुंच जाता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी लापरवाही दिन बर दिन बढ़ती रहती है। अनुज हर परीक्षा में पास तो हो जाता है, तभी उसे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके कारण उसके अंदर बड़े भाई का डर भी खत्म हो जाता है। एक दिन उसकी मौसी की लड़की काजल वहां आती है और अनुज से 7वीं कक्षा के कुछ सवाल पूछती है, जिसका अनुज उत्तर ही नहीं दे पाता। लेकिन देव बिना किताब खोले ही सभी का सही उत्तर दे देता है। अनुज भाई, मैं आपसे छोटी हूँ, अभी अभी 7वीं कक्षा में पहुँची, लेकिन आप तो 7वीं कक्षा पास करके निकले हैं। उसके बाद भी आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जब पढ़ाई करी होगी तो जवाब दे पाता ना। मैं तो ये सोचती हूँ काजल बिटिया कि इसके स्कूल वालों ने इसे पास कैसे कर दिया। पता नहीं मौसी जी, ये तो इन्हें ही पता होगा, या तो स्कूल वालों को, क्योंकि ज्ञान तो इनको बिल्कुल भी नहीं है। तू छोटी है, छोटी बन के आकर मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अनुज छोटी बहन है वो हमारी, ये क्या तरीका है उससे बात करने का? उसने कुछ गलत नहीं बोला है। माँ, ये मेरे को ना बड़ी बड़ी रामायण सुना कर गई है। आज तो भाई साहब की वजह से मैं रुक गया, वरना मैं भी सुना देता। अगर सुनाता तो पिटता भी। बड़े होने के कारण तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके सवालों का जवाब दे, जो कि तुझसे हुआ नहीं और होगा भी कैसे। कभी कोई किताब खोलकर देखी है क्या तूने? अपनी माँ की बात अनुज को थोड़ी देर बुरी लगती है, लेकिन हर क्लास में पास होने का घमंड उसके सर पर नाच रहा होता है। उसे अपने घमंड के आगे अपने बड़े भाई का ज्ञान, अपने अंदर की सारी कमियां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद उसकी 8वीं कक्षा का सालाना एग्जाम पास आ जाता है और अनुज को कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन पेपर होने के बाद भी वो पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है, जो कि देव से बर्दाश्त नहीं होता। हर परीक्षा में पास होने का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ाई करना ही छोड़ दो। कल परीक्षा है तुम्हारी, उसके बाद भी तुम पूरा दिन खेल रहे हो। अरे बस करो भाई साहब, पूरे दिन किताब लेकर बैठने का क्या फायदा है? जब पूरे दिन किताब में घुसे रहते हो फिर भी आप परीक्षा पास नहीं कर पाते। ये ऐसे थोड़ी होता है। और मुझे देखो, मैं तो खेलता भी रहता हूँ, फिर भी पास हो जाता हूँ। तो अच्छा यही है, आप मुझसे ज़्यादा ना अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अनुज की बातें देव के दिल में तीर की तरह लग जाती है। देव चुप रहता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। परीक्षा का समय नजदीक आता है और रिजल्ट का भी। इस बार देव परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन अनुज टीचर बदलने के कारण इस बार परीक्षा में चीटिंग नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। अब अनुज का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इससे अनुज को बहुत पछतावा होता है कि काश वो पढ़ लिया होता, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने भाई देव के पास जाकर माफी मांगता है और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है। रानी अपने पति रोनित के साथ साथ अपनी ननद वनिष्का और देवर कार्तिक के साथ रहा करती थी। रानी संस्कारी होने के साथ साथ बहुत गुणी भी थी। रोनित लगातार काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था, पर रानी ने अपने पूरे घर को काफी अच्छे से जोड़ कर रखा हुआ था। वो अपने देवर और ननद को बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करती थी, इसलिए कार्तिक और वनिष्का अपनी भाभी से बहुत खुश रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी कार्तिक अपनी भाभी से कहता है, भाभी आज खाने में क्या बन रहा है? हाँ भाभी, एक तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऊपर से बहुत भूख भी लग रही है, इसलिए जल्दी बताओ ना क्या बना रही हो आज। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? आज तो तुम दोनों की ही छुट्टी है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाया जाए। पर है क्या? मैंने तुम दोनों के लिए ग्रेवी मंचूरियन और नूडल बनाए हैं। भाभी आपको चाइनीज भी बनाना आता है? मुझे ये नहीं पता था।
हाँ भाभी, ये मोटा बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा छोड़ो इन सबको, जल्दी से दे दो, मुझे बाहर जाना है। आज तुझे कहाँ जाना है? आज तो संडे है और संडे को कॉलेज तो बंद होता है, इसीलिए तुझे कॉलेज भी नहीं जाना है। तो तू कहाँ जा रही है? कॉलेज को छोड़कर मेरी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ है जिसे मुझे टाइम देना पड़ता है। भाभी जल्दी से दो ना, भूख लगी है मुझे। अरे बाबा ला रही हूँ। थोड़ी देर बाद रानी उन दोनों को ग्रेवी मंचूरियन और नूडल्स परोसती है। वनिष्का अपनी प्लेट जल्दी से खत्म करके जाने लगती है। तभी रानी वनिष्का से कहती है, वनिष्का आज तो ऑफ है ना, तो तुम कहाँ जा रही हो? भाभी एक दोस्त है, उसकी पार्टी में जा रही हूँ मैं, जल्दी आ जाऊंगी। दोस्त तो बहाना है, बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, वरना मैंने अपना मुंह खोला ना तो तू समझ ले। और रही बॉयफ्रेंड की बात, तो शायद मेरी किस्मत में ये है ही नहीं। होगा तो तू पिटेगी नहीं? अच्छा तू करे तो रास लीला, और मैं करूँ तो मुझे मारेगा तू। हाथ लगाकर तो देख, मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूं। अरे बाबा क्या हो रहा है, बस करो। वनिष्का तुम अपने दोस्त के पास जाना है ना तुम्हें, तो जाओ, लेकिन समय से आ जाना। कार्तिक तुम अपनी प्लेट फिनिश करो, चलो। रानी उन दोनों की लड़ाई सुलझा देती है और अब वनिष्का भी अपने दोस्त के पास चली जाती है। अगले कुछ घंटों बाद वनिष्का अपने घर आती है। वनिष्का बहुत खुश होती है। उसको इतना खुश देखकर रानी उसके पास आती है और उससे कहती है, वनिष्का क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम, क्या बात है? भाभी सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। पता है आज मेरा दोस्त है ना, उसने मुझसे बहुत प्यार से बातें की। इतने प्यार से तो उसने आज तक कभी मुझसे बातें नहीं की। वैसे वनिष्का मेरे मन में भी एक डाउट है। तुम्हारा जो ये दोस्त है, देखने से वो सिर्फ दोस्त तो नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो तुम्हारा कुछ और ही लग रहा है। नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हो तुम? वो मेरा दोस्त ही है, पर भाभी मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। उसका नाम मोहित है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मोहित भी मुझे पसंद करता है। पर हम दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज करने से डरते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। अरे वनिष्का तुम चिंता मत करो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा मोहित खड़ा है, तुम उसको बेहद पसंद करती हो और आज तुम्हें उसे प्रपोज करना है। चलो अब शुरू हो जाओ। हाँ भाभी ये सही रहेगा। तो भाभी मैं शुरू करती हूँ। मोहित मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या भाभी, आपको पता है ना मैं कितनी हेजिटेट हो रही हूँ, और एक आप है कि आप मुझे समझ ही नहीं रही। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? अब अगर तुम मोहित को ऐसे बोलोगी तो वो तुमसे इम्प्रेस थोड़ी ना होगा, और मोहित ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं होगा। अरे अच्छे से करो थोड़ा, ये कैसे कर रही हो? अच्छा मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। मोहित मैं तुम्हें काफी समय से चाहती हूँ, एंड मुझे नहीं पता तुम्हें कब से प्यार कर रही हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्रपोजल है, पर फिर भी मैं तुमसे एक बात कहूँगी। वनिष्का प्रैक्टिस कर ही रही थी, तभी कार्तिक वहाँ आ जाता है और वनिष्का को अपनी भाभी का इस तरह हाथ पकड़ बातें करता देखकर वो गेट पर ही खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इन भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान खो दो। इसलिए मैं तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए देना चाहती हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। भैया माने ना माने, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ननद भाभी को आई लव यू बोल रही है, तो वहीं भाभी अपनी ननद को आई लव यू टू बोल रही है। जो भी है, इनका रिश्ता सही नहीं है। मैं भैया को बताऊंगा इस बारे में। अरे ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक उन दोनों की आधी अधूरी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगता है। कार्तिक को पूरी रात नींद नहीं आती और अब वो अपने भाई रोनित को फोन करता है और उससे कहता है, हेलो भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो कार्तिक, क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें? भैया अपने घर में कुछ अजीब हो रहा है। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही अजीब और गलत हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बस घर आ जाओ। हाँ कार्तिक मैं घर आ जाऊंगा, पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? भैया आप बस जल्दी आ जाओ, जब आप यहाँ आओगे तो आपको तभी बताऊंगा। रोनित अपनी बातें पूरी कर फोन कट कर देता है, जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह रानी कार्तिक को नाश्ता देती है। तब कार्तिक गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे हाथों का नाश्ता नहीं खाऊंगा, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, पर तुम्हारे हाथों का नहीं खाऊंगा। कार्तिक पर हुआ क्या है? तुम अचानक ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो? जैसे नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ रानी।
कार्तिक तू पागल हो गया है, भाभी से कैसे बात कर रहा है? चल भाभी को सॉरी बोल। मैं सिर्फ तेरी भाभी से ही नहीं बल्कि तुझसे भी नफरत करता हूँ। अरे मुझे तो तुझे अपनी बहन और इस औरत को अपनी भाभी बोलने में भी शर्म आ रही है। कार्तिक ये सब बोल ही रहा था, तभी वहाँ पर रोनित आ जाता है और अपने भाई से कहता है, क्यों कार्तिक, तुम्हें इन दोनों को अपनी बहन और भाभी बोलने में क्यों शर्म आ रही है? भैया आप आ गए। आपको पता है मैं आपका कितना इंतजार कर रहा था। हाँ कार्तिक, मैं आ गया, बताओ क्या बात है? भैया ये दोनों बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पता है इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। क्या बोले जा रहे हो कार्तिक? तुम्हें पता भी है तुम अपनी भाभी और बहन के बारे में क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भैया। भाभी और इस वनिष्का के बीच कुछ गलत चल रहा है। कार्तिक ये तो क्या बोल रहा है? तुझे कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देवर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे आप हम लोगों पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? नहीं, ये मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। कार्तिक अब गुस्से में रात की सारी बातें बता देता है। ये सुनकर वनिष्का और रानी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कार्तिक की ऐसी बेवकूफी देख वनिष्का उससे कहती है, कार्तिक तुझे सच में गलत फहमी हुई है। भाभी के देवर की गलत फहमी तो कुछ अलग ही दुनिया की तरफ निकली। ऐसा बोलकर तुम अपना सच मुझसे नहीं छुपा सकती हो, समझी? कार्तिक, वनिष्का अपने दोस्त मोहित को पसंद करती है और ये उसको बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इसकी मदद करी और इसकी प्रैक्टिस करवाई। भाभी मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, इसको अब भी विश्वास नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, जब मेरी शादी मोहित से हो जाएगी ना तब इसको ट्रस्ट हो जाएगा। ये क्या है वनिष्का? भैया माफ करना, पर मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ और वो बहुत अच्छा भी है। एक बार आप मिल लो ना प्लीज। इस तरह वनिष्का मोहित को बुलाती है और अपने भाई से मिलवा देती है। मोहित को देखकर, उसका व्यवहार देखकर रोनित को मोहित बहुत पसंद आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। इस तरह अब कार्तिक की गलतफहमी भी दूर हो जाती है। मीशा को मच्छरों की भिन भिन से बहुत गुस्सा आता था। उसे अपने आसपास एक भी मच्छर बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन एक सुबह जब वो आराम से अपने बिस्तर में सो रही थी, तभी अचानक कानों के पास मच्छर के भिन भिनाने की आवाज सुनकर मीशा गुस्से में उठती है और बिना देखे अपनी साइड में से तकिया उठाकर हवा में घुमाते हुए कहती है, आज छोड़ूंगी नहीं तुमको। कमीनों, मेरा खून पी रखा है तुमने। मैं दुखी हो गई हूँ तुमसे। आज मैं तुमको जान से मार दूंगी। ना जिंदा रहोगे ना खून पियोगे। मीशा तकिया हवा में घुमा के जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके बिस्तर के बगल में उसका पति पंकज खड़ा है, जिसके हाथों में चाय का कप था, जो कि मीशा के तकिया घुमाने के कारण उसके ऊपर गिर गया। ये देखकर मीशा बिस्तर से उठते हुए कहती है, ओह, ये क्या हुआ? पंकज जी, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप खड़े हैं। मैंने तो मच्छरों को मारने के लिए तकिया घुमाया था। सारी गरम चाय आपके ऊपर गिर गई। सॉरी। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमको बेड टी देने की सोची। ना मैं ऐसा करता और ना ये होता। आज के बाद ना कभी नहीं दूंगा तुमको, समझी तुम? कभी थप्पड़ मार कर गाल लाल करती है, कभी चाय गिराकर छाती। पंकज इतना बोलकर सीधा बाथरूम में नहाने चला जाता है। और ये सब होने के बाद मीशा खुद से कहती है, इन मच्छरों का तो कुछ करना होगा। जीना हराम किया हुआ है इन्होंने मेरा। कुछ देर में पंकज के बाद मीशा भी नहाकर नीचे हॉल में जाती है, जहाँ उसकी सास कामना नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है। ये देखकर मीशा कहती है, अरे माँ जी, आपने नाश्ता क्यों बनाया? मैं आ तो रही थी बस। घड़ी में समय देख ले बहू, 9 बज रहे हैं। तू इस समय उठकर आएगी तो नाश्ता कब बनाएगी? अरे तेरे कारण अपने बेटे को भूखा तो जाने नहीं देती, इसलिए मैंने ही नाश्ता बनाया। माफ करना माँ जी, क्या करूँ, ये मच्छरों की वजह से पूरी रात नींद नहीं आती। तुझे ही काटते हैं मच्छर, कभी तू भी उनको काट ले। कामना बोलते हुए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा ही रही होती है। इतने में मीशा को अपनी सास के मुंह के आगे एक मच्छर दिखता है और वो बिना कोई वार्निंग दिए एकदम से ताली मारकर उस मच्छर को मार देती है। लेकिन अपने चेहरे के इतनी पास अपनी बहू के अचानक आए हाथों से डरकर कामना कहती है, बहू ये क्या हरकत है? मुझे हार्ट अटैक से मारना चाहती है क्या तू? नहीं माँ जी, वो तो आपके चेहरे के पास एक बहुत बड़ा मच्छर था। वो आपको काट लेता, आपका खून चूस लेता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। हाँ, अपने होते हुए तू मेरा खून किसी और को थोड़ी चूसने देगी। तूने और तेरी इस मच्छर मारने वाली आदत ने परेशान करके रखा है।
दोनों सास बहू की बहस के बीच पंकज आता है और कामना उसको नाश्ता करवा कर ऑफिस भेज देती है। मीशा भी अपने दिन भर के कामों में लग जाती है, लेकिन गुजरते दिनों के साथ मच्छर की समस्या और बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक शाम के समय हॉल में बैठी मीशा की ननद आरती आराम से टीवी देख रही होती है। इतने में उसके गाल पर एक मच्छर बैठ जाता है और मीशा की नजर उस मच्छर पर जाती है तो वो दबे पांव आरती के पास आ रही होती है, जिस पर आरती बोलती है, भाभी क्या हुआ? ऐसे चोरों की तरह दबे पाँव क्यों आ रही हो? आपका खुद का घर है। बोलो मत वरना वो भाग जाएगा। इतना बोलकर मीशा आरती के करीब आती है और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर मच्छर को मार देती है। भाभी आपने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन क्यों? मीशा कुछ बोलती इतने में एक और मच्छर आरती के दूसरे गाल पर आकर बैठ जाता है और मीशा उसके एक और थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन इस बार ये सब कामना देख लेती है, जो गुस्से में मीशा के पास आकर कहती है, बहू ये क्या हरकत है? तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। माँ एक बार नहीं 2 बार भाभी ने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारा, वो भी बस टीवी देखने के लिए। माँ जी मैंने एक्चुअली में आरती को नहीं बल्कि मच्छर को मारा, यही कहना चाहती है ना तू? बहू तेरा ना ज्यादा ही मच्छर मच्छर हो रहा है। तू मच्छर मारने के बहाने हम लोगों पर अपनी भड़ास निकाल रही है। सच्ची माँ जी मैंने तो सच में मच्छर को मारा। रुको यहीं कहीं पड़ी होगी उसकी लाश, मैं ढूंढती हूँ। ढूंढ लो भाभी ढूंढ लो, बाद में अंतिम संस्कार भी कर देना। मेरे गाल तो लाल कर दिए ना आपने। आरती रोते हुए कमरे में चली जाती है और कामना अपनी बहू की ये मच्छर मारने की आदत के चलते उससे बोलती है, बहुत मच्छर लगते हैं ना तुझे इस घर में। रुक मैं कल सुबह ही प्रेस कंट्रोल वालों को बुलाकर पूरे घर में धुआं करवाती हूँ, ताकि इन मच्छरों से और तेरे वायलेंस से छुटकारा मिले। अगली सुबह पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं और पूरे घर में धुआं धुआं कर देते हैं। कामना और उसका पूरा परिवार घर के बाहर धुआं खत्म होने का इंतजार करता है और जैसे ही धुआं कम होता है मीशा सबको घर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और सबसे बोलती है, अब से सब ध्यान रखेंगे कि किसी के कमरे की खिड़की खुली नहीं रहेगी। साथ ही कोई दरवाजे से बाहर आएगा जाएगा तो जल्दी से दरवाजा बंद कर देगा। मुझे दोबारा इस घर में मच्छर नहीं चाहिए। ठीक है। तेरे मच्छर मारने के कारण पड़ने वाले थप्पड़ से बचने के लिए हम तो यही आसानी से कर देंगे। सही कहा माँ। अब सभी घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन सुबह के समय बिस्तर पर सोई हुई मीशा के कान के पास एक मच्छर भिनकने लगा और अचानक ही उसकी आंखें खुली। अपनी आंखों के सामने मंडराते मच्छर को देखकर मीशा बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? रुक तेरी समाधि तो मैं अभी बनाती हूँ। मीशा जैसे ही ताली बजाकर मच्छर मारने गई तो वो मच्छर कमरे से बाहर चला गया। अब उसके पीछे मीशा भी बाहर, मच्छर आगे आगे मीशा पीछे पीछे। मच्छर घर के दरवाजे से बाहर चला जाता है और मीशा ये देखकर कहती है, अच्छा तो ये दरवाजा खुलने की वजह से अंदर आया था। कोई नहीं मैं इसको मार कर ही रहूंगी। अब घर के दरवाजे से बाहर निकलकर मीशा दरवाजे को बाहर से बंद करके मच्छर का पीछा करती है और वो शैतान मच्छर सामने खड़ी पड़ोसन कमला के गाल पर जाकर बैठ जाता है। मीशा भी ये देखकर ना आओ देखती है ना ताओ और कमला के एक थप्पड़ जड़ देती है। कामना की बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। रुक तू अभी, ले तू भी थप्पड़ खा। ये थप्पड़ पहले वाले थप्पड़ का ब्याज। आंटी जी मैं तो मच्छर को मारने आई थी, आपने मुझे मार कर अच्छा नहीं किया। लो फिर मेरी तरफ से एक थप्पड़। ले फिर तू भी खा। मीशा और पड़ोसन कमला में थप्पड़ थप्पड़ का युद्ध शुरू हो जाता है और ये युद्ध अपनी छत की बालकनी से खड़ी आरती देख रही होती है, जो भागकर अपनी माँ के कमरे में जाकर बोलती है, माँ भाभी ने कमला आंटी को थप्पड़ मार दिया और बदले में आंटी ने भी मार दिया। अब दोनों के बीच थप्पड़ थप्पड़ प्रतियोगिता हो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस बहू का। इसके लिए प्रेस कंट्रोल भी करवाया, लेकिन ये फिर किसी मच्छर के पीछे निकल गई। चल बेटा चलकर रोक। दोनों घर के दरवाजे पर आते हैं
लेकिन वो बाहर से बंद होने के कारण खुलता नहीं है। और ये देखकर कामना कहती है, आज बहू अपने मरने का इंतजाम करके गई है। माँ अब क्या होगा? इंतजार, लड़ाई खत्म होने का। कुछ देर में दरवाजा बाहर से खुलता है और कामना और आरती के सामने उजड़े बालों में गालों को लाल किए मीशा खड़ी होती है। साथ ही उसके सर पर कई सारे मच्छर मंडरा रहे होते हैं। उनमें से एक उसके गालों पर आकर बैठता है और तभी आरती भी मच्छर मारने के लिए मीशा को एक चाटा जड़ देती है और कहती है, उप्स, सॉरी भाभी, वो मच्छर था। माँ जी, मुझे रोना है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। बेचारी मीशा जो अब तक खुद दूसरों को मच्छर के चलते चाटे जड़ती थी, आज खुद भी उन्हीं चाटों का स्वाद चख लेती है। लेकिन कामना को अपनी बहू के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो शाम को अपनी बहू को एक मच्छर मारने वाला रैकेट लाकर देती है और कहती है, बहू ये ले, अब से मच्छर मारने हो तो इस रैकेट से मारियो, करंट लगाकर मर जाएंगे। बाकी मैं मच्छर मारने वाली लिक्विड ले आई हूँ, साथ ही एक क्रीम लाई हूँ जिसको लगाने से तुझे मच्छर नहीं काटेंगे। और हाँ, कल सुबह मेरे साथ घर के आसपास की सफाई कर दियो। अगर कहीं पानी वानी जमा होंगे तो उसको खाली कर देंगे ताकि मच्छर पनपे ही ना। ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने भी मच्छर मारने के चलते कितने लोगों को जाने अनजाने में हर्ट किया। आज जब मैंने खुद ये सहा तो पता चला कि दुख होता है। कोई नहीं बहू, इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। अब किसी के गाल पर कहीं मच्छर दिखे तो खुद मारने की जगह उस इंसान को बोल दियो ताकि तेरे थप्पड़ से वो बच जाए। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। कामना वो हर चीज करती जिससे उसके घर में मच्छर ना हो और उसकी मच्छर मारने वाली बहू मच्छरों को मारने के चक्कर में किसी मुसीबत में ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।